Good evening, everyone. चलो लेट्स बिगिन। तो आज जो है हम लोग कल से आगे फिर आगे थोड़ा बढ़ने वाले हैं। यानी कल हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट किया था हमने, तो उसी से अब थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स सबसे पहले देखना है। ओके, ओके। तो ये सबसे पहले अपना आप एक सरफेस था, इस सरफेस पे एक इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक किया एंड देन आफ्टर यहां से रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक किया एंड जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया वहीं पे हमने एक नॉर्मल बनाया एंड नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री एंगल मेक करेगा। तो द लाइट रे विच स्ट्राइक द सरफेस, यही हम इसी को इंसिडेंट रे कहेंगे, यानी दिस वन इज इंसिडेंट रे। ओके, एंड द रे विच बाउंसेस बैक, जो रिटर्न कर रहा है स्ट्राइक होने के बाद, उसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। यानी दिस रे, और ये जो परपेंडिकुलर यानी जो इमेजिनरी लाइन है, ये है अपना नॉर्मल। ओके, उसके अलावा दो एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, और जो दूसरा वाला एंगल है यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो स्मॉल आर से डिनोट करेंगे एंड दिस विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स था यहां पर। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने कल भी देखा था। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के अब कुछ टाइप्स भी हो सकते हैं पॉसिबल। जैसे एक रिफ्लेक्शन समझो जो एक स्मूथ फ्लैट सरफेस से हो रहा है, और एक दूसरा रिफ्लेक्शन जो एक रफ सरफेस से हो रहा है। तो अभी जैसा आपको एग्जांपल में ये दिख पा रहा होगा कि एक जो फर्स्ट वाला रिफ्लेक्शन का केस है, इस फर्स्ट वाले रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि ये एक स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस से ऑकर हो रहा है, यानी द लाइट रेज जो आके स्ट्राइक कर रहे हैं वो रिटर्न बैक, पैरेलली लाइट रेज आए स्ट्राइक किए एंड दे रिटर्न बैक। एंड सेकेंड वाले सरफेस में देख रहे हैं कि लाइट रेज आए तो पैरेलल, बट चूंकि सरफेस रफ था तो वो दे रिटर्न रैंडमली हियर एंड देयर। तो द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट वाला फॉर्म है उसको हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो सेकेंड वाला फॉर्म है दैट विल बी कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी इस वे में हम रिफ्लेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स सी इट है। तो यानी आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन के टाइप्स। ओके, तो इट वाज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या था? तो एक फ्लैट सरफेस इमेजिन करो, यहां पे पैरेलल लाइट बीम यानी पैरेलल लाइट रेज आके स्ट्राइक कर रहे हैं इस तरह से। अच्छा, फर्स्ट थिंग यहां पे इन पैरेलल लाइट रेज को कहेंगे क्या? जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर दीज थ्री लाइट रेज, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां ढेर सारे इन्फिनाइट रेज होंगे, बस इसको समझाया गया इस तरह से। तो चूंकि ये क्लस्टर ऑफ लाइट रेज है जो एक दूसरे से पैरेलल है, तो दिस विल बी कॉल्ड बीम ऑफ लाइट रेज। ओके, मैं इस क्लस्टर को कह रहा हूं। ठीक है, तो जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज एक स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक किया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेट्स सी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ। They return back
अगेन पैरेलल टू ईच अदर। यानी यहां पे एक इंसिडेंट बीम था और ये रिफ्लेक्टेड बीम है, ये पैरेलल आया और टकराने के बाद पैरेलल रिटर्न भी हो गया। तो इस फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन को ही हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एक दूसरा वाला फॉर्म भी देख लेते हैं, यानी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा कि लेट अस सपोज कि एक अपना बहुत ही रफ सरफेस है, let's take this one. इस तरह का एक इरेगुलर सा सरफेस है। तो इस पे जब एक पैरेलल लाइट बीम स्ट्राइक करेगा तो देखते हैं क्या होता है। यानी ये पैरेलल में ये पैरेलल लाइट रेज आके स्ट्राइक किया। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये वाला इधर गया, ये इधर कहीं चला गया, ये इधर कहीं चला गया। अगर और भी लाइट रेज होते हैं, जैसे अगर एक आध और मैं बना देता हूं यहां पे पैरेलल, तो ये जिस तरह से फॉल कर रहा है वो ऐसे चला गया। तो रेगुलर इरेगुलर में फर्क क्या था कि जो लाइट बीम आके स्ट्राइक किया, क्योंकि लाइट बीम है ये पैरेलल टू हर एक रेज पैरेलल टू ईच अदर है, बट रिफ्लेक्शन के बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे स्ट्राइक किया तो पैरेलली रिटर्न बैक किया, और जब एक रफ सरफेस को स्ट्राइक किया तो इधर उधर रैंडमली कहीं भी रिफ्लेक्ट कर गया। तो फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड वन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, और इसी को चाहे तो एक दूसरा नाम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। यानी इसी का मैं दूसरा नाम दे रहा हूं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये दो रिफ्लेक्शन के टाइप्स थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग जैसे अब बात समझा जाए, मान लेते हैं जैसे नवनीत इज इट प्रेजेंट। तो जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे रूम में सामने एक वॉल है और बगल में एक मिरर भी है। तो जब तुम मिरर को फेस करोगे यू विल बी एबल टू सी योर फेस, लेकिन जब वॉल को फेस कर रहे हो तो वहां पे तुम्हें अपना फेस नहीं दिख रहा है। देखो, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ऐसे है कि रिफ्लेक्शन तो दोनों जगह हो रहा है, मिरर से भी हो रहा है और साथ ही साथ वॉल से भी हो रहा है। बट मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से यू आर एबल टू सी योर फेस, बट वॉल के रिफ्लेक्शन की वजह से यू आरंट एबल टू सी योर फेस। तो ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन ये है ना कि मिरर जो है वो मैक्सिमम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। यानी जो भी लाइट रेज उसको आगे स्ट्राइक किए, ऑलमोस्ट ऑल लाइट रेज को मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट जो वॉल को आके स्ट्राइक करेंगे, यानी जो भी लाइट रेज वॉल पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं, वो कुछ वहां पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है और कुछ पोर्शन ही रिफ्लेक्ट हो पा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे हम अपना इमेज या कुछ इस तरह का नहीं देख पा रहे हैं। तो मिरर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में या ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर। जब भी लाइट रेज मिरर को स्ट्राइक करेंगे तो किस तरह का रिफ्लेक्शन होने वाला है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि मिरर क्या है, तो बिल्कुल ही फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस है, तो वहां पे क्या होने वाला है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो मिरर को डिफाइन अगर करना हो तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस कैपेबल ऑफ reflecting all the light rays falling on it.
इसी को हम लोग मिरर कहेंगे। अब मिरर के दो टाइप्स होते हैं। अब दो मतलब देखते हैं कैसे क्या दो टाइप्स है, उसके आगे फिर तीन भी हो सकते हैं। तो अभी समझते हैं किस तरह से इसको कैटेगराइज करेंगे हम लोग। तो मिरर के बेसिकली दो टाइप्स है, एक हो गया प्लेन मिरर और दूसरा हो गया स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, तो लेट्स सी हियर। एक मिरर मैंने ऐसा कुछ बनाया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट है, इस तरफ पॉलिश्ड है। ये कहने का मतलब जैसे नॉर्मल मिरर्स में क्या होता है कि अगर इमेजिन करें कि एक जैसे एक कांच का टुकड़ा है, उस कांच के टुकड़े को एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाए, यानी एक सिल्वर का लेयर है उसके ऊपर से कुछ पेंट कर दिया जाता है, तो इस तरह से क्या होगा कि इधर की साइड बिल्कुल पॉलिश्ड हो गया और अब जो लाइट रेस टकराएगा वो सिल्वर के लेयर की वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो यानी कि इस तरह से मतलब मिरर को बनाया जाता है। तो मिरर जो है एक हो गया फ्लैट सरफेस वाला, और एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं कुछ इस तरह का, यानी कर्व सरफेस, ऐसा भी हो सकता है, यानी ये दोनों तरफ। तो इसको हम लोग फर्स्ट वन को प्लेन मिरर कहेंगे और जो दूसरा वाला है इन दोनों को मिलाकर मैं स्फेरिकल मिरर कह रहा हूं। अब इसी के आगे थोड़ा बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे मैं मिरर के टाइप्स का बात कर रहा था। तो मिरर यहां पे दो टाइप्स के थे, एक प्लेन और दूसरा स्फेरिकल। ओके, तो प्लेन मिरर कैसा है, दिस वन इज प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर ये बल्ज्ड इन हो सकता है या बल्ज्ड आउट हो सकता है। अब इससे पहले एक एग्जांपल को समझते हैं थोड़ा। जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए स्पून, एक चम्मच का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक चम्मच जो है इस तरह का, ऑलमोस्ट इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो एक तरफ जो है, एक तरफ से देखा जाए तो वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, यानी इट इज बल्ज्ड इनवर्ड्स, और एक तरफ से बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी कहेंगे बल्ज्ड आउटवर्ड्स। तो जो सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है दैट विल बी कॉल्ड कनकेव सरफेस, एंड जो सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है वो कन्वेक्स सरफेस है, अंदर वाला कनकेव, बाहर की तरफ कन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर के ये दो टाइप्स हो जाएंगे, यानी दिस वाज स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल मिरर में ये दो टाइप्स हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज concave mirror and second one convex mirror. concave mirror जो अंदर की तरफ है, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ इनवर्ट बल्ज्ड है। कन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी ये हो गया कन्वेक्स एंड ये हो गया कनकेव मिरर। तो ये दो टाइप्स ऑफ मिरर थे और ये तो अपना प्लेन मिरर है। अब जो हम लोग समझने जा रहे हैं, आप जो पढ़ने जा रहे हैं, जैसे प्लेन मिरर में अपना हम इमेज देख पाते हैं, यानी क्या होता है कि प्लेन मिरर में हमारा एक कॉपी कह सकते हैं, एक एपेरेंट फॉर्मेशन जो वर्चुअल है वैसा कुछ फॉर्मेशन प्लेन मिरर में बन जाता है जो हम देख पा रहे हैं। तो उसी फॉर्मेशन वो कैसे बन पाता है, उसी को समझने के लिए अब यहां से आगे का बात स्टार्ट होने वाला है। यानी सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराता है तो टकराने के बाद किस तरह से वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, यानी उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, कैसे उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर क्या पढ़ना है,
उस चीज को अब थोड़ा देखते हैं। उसके बाद फिर मिरर आएगा, मिरर के बाद इमेज का बात करेंगे, तब जाके प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इन सब से इमेज फॉर्मेशन को हम लोग समझेंगे। तो उस चीज से आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सा चीज, प्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो इसमें हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो पढ़ने ये जा रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक सरफेस है और एक लाइट रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट किया, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किधर जाएगा, इसका जवाब देना है। चलो तुम्हारे सामने 3 क्वेश्चन है नवनीत। मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है, 1, 2 या 3? जो इंसिडेंट रे है इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होगा? कमेंट करो। 2, बिल्कुल सही। यानी बेसिकली हम इस बात को समझते हैं कि अगर मान लो लाइट रे स्ट्राइक कर रहा है तो जिस तरह से आया, यानी यहां पे जो एंगल बना वो इक्वल होना चाहिए। तो कैसे इक्वल होना चाहिए, ये कहां से आ गया ये बात? तो यही बात हमको समझाता है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि लॉ रिफ्लेक्टेड रे को कैसे ड्रॉ किया जाएगा, उस चीज का लॉ यहां पे समझाया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर 2 लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो जैसे ये है अपना इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल। तो ये 3 का तीनों देख रहे होगे एक प्लेन पे बना हुआ है, यानी 3 का तीनों रे, यानी तीनों जो यहां पे लाइंस है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल जो वर्चुअल लाइन, इमेजिनरी लाइन है, तो ये 3 का तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा, यानी कोप्लेनर होगा। यानी सेम प्लेन पे लाई करने वाले लाइंस क्या कहला रहे हैं? कोप्लेनर। जैसे इसका क्या मैं मतलब समझाता हूं। अगर मान लो इंसिडेंट रे यहां पे टकराया, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना कि रिफ्लेक्टेड रे यहां कहीं नीचे से स्टार्ट हो जाए। वो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगा, यानी सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है, सेम प्लेन से स्टार्ट होने वाला है। तो यही बात फर्स्ट लॉ समझाता है। यानी फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lies on the same plane and also at the same point और उसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट, यानी ये सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब इसके बाद सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. यानी I equals to R, angle of incidence equals to angle of reflection। यही है अपना सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी चीज को तो बार बार हम लोग यहां पे फॉलो कर रहे थे। ये 1, 2, 3 तीनों रेज में अगर 1 और 3 गलत था, 2 सही था, तो वो इसी लॉ के वजह से I equals to R। तो these are the 2 basic laws
जिसी को इनको फॉलो करते हुए कभी भी हम रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन हो जाना नहीं तुमसे ही। देखो, मान लेते हैं ये अपना एक सरफेस है और एक इंसिडेंट रे यहां पे आके स्ट्राइक किया। अब टकराने के बाद बताना है कि मतलब रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होने वाला है। यहां पे बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया है, तो मेरा क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। यू कैन गिव योर आंसर। तब तक मैं इरेज कर लूं इधर। सेम लाइन, अच्छा 0। ओके, तो महेश योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। नवनीत यस सर। तो हाँ, आंसर यहां पे बिल्कुल सही है, 0 डिग्री होगा। ठीक है, बिकॉज अगर जैसे यहां पे बात किया जाए, ये रहा इंसिडेंट रे, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल भी तो यही परपेंडिकुलर है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो जब दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कह पा रहे हैं कि यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री है। चलो ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने एक टर्म, मतलब उस समय बात कर रहे थे हम लोग इमेज का, कि इमेज कैसे बनता है। तो सबसे पहले इमेज को डिफाइन कैसे करेंगे, है क्या इमेज। ठीक है, यानी अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है टर्म इमेज। ठीक है, लेट्स सी इमेज होता क्या है। तो इमेज ये हर रोज देखने वाला फेनोमेनन है। हर रोज तुम अपने घर से जब निकलते हो एक बार आईने में चेहरा देख के जाते हो। यानी बेसिकली एग्जैक्टली तुम अपना चेहरा नहीं देख रहे हो, बल्कि आईने में उस चेहरे का एक एपेरेंट, एक इमेजिनरी फॉर्मेशन देख रहे हो जो हूबहू तुम्हारी ही तरह है। अच्छा, ऐसे भी इमेजेस पॉसिबल हैं जो हो सकता है कि हूबहू तुम्हारी तरह ना हो, तुमसे थोड़ा सा बड़ा हो या तुमसे थोड़ा सा छोटा हो। यानी इट कैन मतलब कि वो तुम्हारे एक्चुअल साइज से थोड़ा सा बड़ा साइज का इमेज बन जाए, या थोड़ा सा छोटा, यानी कहने का मतलब सिमिलर इमेज बन जाए। तो जो इमेज जो होता है वो है क्या, बेसिकली एक एपरेंट फॉर्मेशन है। एन एपरेंट, एपरेंट मतलब इमेजिनरी। तो एन एपरेंट फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय intersection of reflected or refracted rays। यानी इमेज कैसे बनता है, तो इमेज जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर या रिफ्रैक्ट होकर इंटरसेक्ट करता है तब जाकर इमेज बनता है। और किसका इमेज? तो जो ऑब्जेक्ट है उसी का इमेज। यानी ऑब्जेक्ट से देखो, जैसे हो क्या रहा है कि अभी के टाइम में मान लो कि मैं तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट हूं, तो लाइट रेज मेरे बॉडी पे फॉल कर रहा है एंड वही लाइट रेज फिर टकरा कर रिटर्न बैक, बाउंस बैक हो रहा है। तो बाउंस बैक होकर वो उसका रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, किसी भी तरीके से क्या होगा कि लाइट इंटरसेक्ट करेगा एंड इंटरसेक्शन के बाद एक इमेज बनेगा। तो मैं बात कर रहा था कि इमेज क्या है, तो इमेज एक इमेजिनरी फॉर्मेशन है।
जो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज की वजह से बनता है। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, तब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सी कि एक प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है। अभी हम लोग इसी चीज को देखने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं ये अपना एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट मैं कंसिडर कर रहा हूं। सॉरी, मतलब ये एक पहले एक्सेस है जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर है, यानी एक इमेजिनरी एक्सेस मैंने लिया है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर है। और अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर, जिसका नाम दे दिया है मैंने ए बी। तो होगा क्या कि अच्छा, पहले बात एक बात को समझ लो, जैसे ऑब्जेक्ट को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरह के सिंबल यूज कर रहे हैं। इसको कहा जाएगा ये ऑब्जेक्ट का हेड है, ये ऑब्जेक्ट का टेल है, ठीक है। तो अब ये एक प्लेन मिरर के सामने है, तो होगा क्या कि इससे कहीं से भी अगर लाइट रेज आ रहा है तो कुछ ना कुछ लाइट रेज ऐसा होगा जो पैरेलल टू दिस एक्सिस मिरर के तरफ जा रहा होगा। तो अगर पैरेलल टू दिस एक्सिस है, अगर ये एक्सिस खुद 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यानी ये इंसिडेंट रे भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। यानी क्या होगा कि लाइट रे इसी रास्ते पे लौटने वाला है, अभी जस्ट जो मैंने सवाल पूछा था, ठीक है। तो इस तरह से इंसिडेंट रे उसके हेड से निकला, मिरर को स्ट्राइक किया एंड वापस से उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट बैक हो गया। देखो ये बात कहां से बोल पा रहा हूं मैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। ओके, अब एक दूसरा लाइट रे देखते हैं। मान लो ये यहां से, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये इधर की तरफ रिटर्न बैक करेगा इस तरह से। यानी यहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज है। अच्छा, यहां पे जो रिटर्न किया है ये यहां भी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया है, यानी I इक्वल्स टू R है यहां पे। ओके, तो ये जो दो रेज टकराने के बाद लौट रहे हैं, अगर इसको देखा जाए तो ये कभी भी क्या इस तरफ इंटरसेक्ट करेंगे? यानी अगर दो लाइंस इस तरह से फैल रहा हो तो इस तरफ तो नहीं इंटरसेक्ट करने वाला है। होगा क्या, अगर इसको इस तरफ उल्टे साइड प्रोड्यूस किया जाए तो कहीं ना कहीं जाकर ये इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे क्या मैं इंप्लाई कर रहा हूं इस बात का, कि जैसे यहां पे ये दो रिफ्लेक्टेड रेज फैलता ही जा रहा है, यानी डाइवर्ज कर रहा है। तो चूंकि इधर की तरफ नहीं इंटरसेक्शन पॉसिबल है, तो इसको इमेजिनरी, मतलब इनको मैं एक्सटेंड करने की बात कर रहा हूं, यानी इधर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा हूं कुछ इस तरह से। और दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे इसको भी इधर की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। तो जब इसको वर्चुअली मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया हूं तो यहां पर इंटरसेक्शन हुआ, यानी ये एक इमेज बन गया यहां पर। अच्छा, तो इस इमेज को मैं नाम दे दे रहा हूं A डैश B डैश, सिमिलर टू ए बी है ये। और सिमिलर क्या, चूंकि प्लेन मिरर से बना है तो एग्जैक्टली सेम है ये, ठीक है। ओके, ध्यान देना है यहां पे। अब एक दो बात होने वाला है, मैं जैसे यहां पे एक इमेज बना है तो इमेज का टाइप भी यहां सामने आया है, एक दूसरा टाइप भी हम देखेंगे। तो खैर पहले अभी जो इमेज बना है उसके कुछ प्रॉपर्टीज का बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट थिंग कि जितना ये ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इस इमेज का हाइट है। यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट के हाइट को h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इमेज के हाइट को h डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आई एम सेइंग हियर कि h जो है इक्वल टू h डैश है। ये फर्स्ट थिंग है। अच्छा, दूसरा बात देखो, ये रोज देखने वाला बात है, प्लेन मिरर से आप जितना डिस्टेंस पे खड़े रहते हो उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज भी बना होता है। कहने का मतलब, अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको मैं u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये प्लेन मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस, यानी अगर ये इमेज डिस्टेंस है, तो जब भी मतलब जितनी भी दूरी से पे ऑब्जेक्ट खड़ा है उतनी ही दूरी पे उसका इमेज भी बन जाता है।
यानी सेकेंड थिंग मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं कि u जो है ये v के इक्वल है। u क्या है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है तो इमेज डिस्टेंस, h क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, s डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज। तो ये सब कुछ बेसिक सा बात है जो आपको दिखता है। इसके अलावा देखो यहां पे लाइट का इमेजिनरी इंटरसेक्शन हुआ है, एपरेंट इंटरसेक्शन, मतलब रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज नहीं हुआ है। तो जब भी वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज हो और उसके वजह से जो इमेज बन पाता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। यानी इरेक्ट का कहने का मतलब यह है कि आपका जैसे मेरा सर ऊपर पैर नीचे और इमेज भी बना उसमें भी सर ऊपर पैर नीचे, तो वो इरेक्ट इमेज है। यही अगर मेरा इमेज ऐसा बना होता जिसमें सर नीचे पैर ऊपर, तो वो वर्चुअल इमेज हो जाता। तो यहां पे सॉरी इन्वर्टेड इमेज हो जाता, जब सर नीचे पैर ऊपर तो इन्वर्टेड इमेज। तो वो जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगा वो दैट विल बी सेकंड टाइप ऑफ इमेज। मैं यहां पे दो टाइप्स ऑफ इमेज का ही बात कर रहा हूं, एक है फर्स्ट टाइप ऑफ इमेज और एक सेकंड टाइप ऑफ इमेज। तो फर्स्ट टाइप ये जो यहां पे अभी बना हुआ दिख रहा है ये वर्चुअल है, यानी इमेज फॉर्म्ड एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, अच्छा इसके अलावा अगर एक और खास बात इमेज का देखा जाए तो जैसे अगर ना मान लो मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं, यानी लेट्स से कि मेरे सामने प्लेन मिरर है, तो अगर मेरा पॉकेट मान लेते शर्ट का पॉकेट जो है वो राइट साइड है तो मेरे इमेज में लेफ्ट साइड बना हुआ दिखेगा। यानी राइट पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट appears to be leftwards in the image, और वैसे ही लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट वो राइटवर्ड्स दिखता है। तो यानी इस फिनोमेनन को लैटरल इन्वर्जन कहा जाएगा, और जो इमेज बना है दैट विल बी लैटरली इन्वर्टेड, यानी इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ओके, तो यहां पे एक फिनोमेनन का मैं बात कर दिया, लैटरल इन्वर्जन। ये क्या है? लैटरल इन्वर्जन। अब लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है? तो ये एक होने वाला एक फिनोमेनन है, एक नेचुरल फिनोमेनन है। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोर्शन है दैट विल अपीयर टू बी राइट, एंड जो राइट पोर्शन है दैट विल अपीयर टू बी लेफ्ट। उसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कह रहे हैं? लैटरल इन्वर्जन। और जो इमेज बना है, इमेज हमेशा लैटरली इन्वर्टेड रहता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इमेज फॉर्म। और ये इमेज बना कैसे है? तो एक प्लेन मिरर से बना है, ठीक है। तो ओके, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं इमेज के टाइप का बात कर रहा था यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइप बोला ये है, अब सेकंड टाइप क्या है? तो उस सेकंड टाइप को दिखा रहा हूं। अच्छा, अगर लैटरल इन्वर्जन से जुड़ा एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल का बात किया जाए, ठीक है। जिस एग्जांपल में देखते होंगे हम लोग कि एम्बुलेंस अगर रोड पे देखा जाए तो वो उल्टा लिखा होता है। अब भाई उल्टा क्यों लिखा होता है? ठीक है, तो अच्छा ठीक है, उस एग्जांपल को पहले मतलब उससे पहले ये वाला चीज देखते हैं। अभी जो आपके सामने जो एग्जांपल दिख रहा है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस जो पर्सन सामने खड़ा है ये उसका राइट हैंड है, और उसके मिरर में वही चीज लेफ्टवर्ड दिख रहा है। तो यही जो फिनोमिनन है यही है लैटरल इन्वर्जन। तो इसी से रिलेटेड मैं एक बात कर रहा था कि जैसे एम्बुलेंस में जब भी हम देखते हैं तो उसमें उल्टा लिखा होता है, उसके वर्ड्स जो हैं उल्टा कहने का मतलब कुछ इस तरह से। एक एग्जांपल से मैं आपको दिखवा रहा हूं। जैसे ये आपके सामने ये रेड लिखा दिख रहा होगा, इसके अगर RED अगर A ऑप्शन में देखा जाए, मतलब जहां पे A है तो उसका R और जो B है, B में जो R लिखा है वो एक दूसरे का लैटरली इन्वर्टेड इमेज है।
यानी जो आर का जो डंडी है देख रहे पा रहे होगे कि वो दूसरे साइड दिख रहा है, तो यही लैटरल इन्वर्जन है। यही चीज वहां एम्बुलेंस पे होता है, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है। तो एक्चुअली इसलिए उल्टा लिखा रहता है क्योंकि जब भी एक ड्राइवर जो उसके आगे चल रहा होगा तो वो अपने रियर व्यू मिरर्स में जब देखेगा तो उसे लैटरली इन्वर्टेड लिखा दिखेगा, यानी तब वो जो इमेज दिखने वाला है उसके साइड व्यू मिरर पे या उसके रियर व्यू मिरर पे, तो वो सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ उसे दिख पाएगा। तो ये इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लैटरल इन्वर्जन। खैर, तो यहां पे अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंड टाइप ऑफ इमेज को अब देखते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखो कनकेव मिरर और उससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स, इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन पहले अभी मैं थोड़ा इमेज के टाइप्स के बारे में बात कर रहा था और उसी को दिखलाने के लिए अभी ये मिरर यूज कर रहा हूं। ओके, तो लेट्स सी कि यहां एक पॉइंट मैंने मार्क किया, यहां एक पॉइंट मैंने मार्क किया और यहां भी एक पॉइंट मैंने मार्क किया। और अब यानी ये कौन सा मिरर है, तो ये कनकेव मिरर है, ये बल्ज इनवर्ट्स है ना, अंदर की तरफ धसा हुआ, यानी कनकेव मिरर हो गया ये। तो यहां पे दो पॉइंट्स मैंने लिए। अब ये किस तरह के पॉइंट है, पहले इसी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैं जैसे अभी आप 10th में ही हो तो आगे एक टेंजेंट चैप्टर आने वाला, सर्कल के ही अंदर टेंजेंट का बात करने वाले हैं हम लोग, तो उसी को थोड़ा सा समझते हैं और उससे जुड़ा यहां पे बात को समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कि टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट सिंपली क्या है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को बस टच कर कर निकल जाए। यानी अगर ये एक सर्कल है तो टेंजेंट का मतलब क्या है, ये लाइन जो बस एक पॉइंट पर टच करके निकलना चाहिए, ठीक है, यानी 10वां। तो इसी को हम लोग टेंजेंट कहेंगे। और यहां पे ये सर्कल का जो थोड़ा सा पार्ट जो टेंजेंट के कांटेक्ट में है उसको बेसिकली वो एक पॉइंट होगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो यहां पे जो सर्कल का छोटा सा पार्ट और टेंजेंट का बात किया जाए तो दिस बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। और ये सर्कल का सेंटर, तो रेडियस जो होता है वो हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। ये बात तो अभी पढ़ोगे, टेंजेंट वाले चैप्टर में आने वाला है कि एक रेडियस जो है हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर टेंजेंट से पैरेलल है ये सर्कल का थोड़ा सा पार्ट, तो रेडियस उस सर्कल के पार्ट से भी परपेंडिकुलर है। यानी कभी भी मैं कहीं भी अगर रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं तो सर्कल के उस छोटे से पार्ट से अपना रेडियस जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब भाई परपेंडिकुलर होगा तो इस बात का आप यहां पे क्या यूज है भाई, यहां हम लोग क्यों समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब इमेजिन करो ये सर्कल ना होकर एक स्फेयर होता, एक ग्लास का हॉलो स्फेयर, खाली स्फेयर होता, और मैंने क्या किया तो इसका थोड़ा सा पोर्शन ऊपर से कट करके निकाला, यानी ये रहा वो थोड़ा सा पोर्शन। तो यही थोड़ा सा पोर्शन अगर एक साइड से पॉलिश कर दिया जाए, यानी बाहर वाले साइड से मैं पॉलिश कर दूं, तो ये कनकेव मिरर बन गया। यानी क्या कनकेव मिरर को मैं किसी सॉलिड किसी हॉलो स्फेयर का थोड़ा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट कह सकता हूं, यानी उस हॉलो स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। तो मैं उसका ये बात कर रहा हूं, जैसे अगर ये कनकेव मिरर है तो ये किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट है, यानी उसका यहां पे कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। तो इस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और एक लाइन पहले यहां समझो, जैसे अगर ये मान लो सरफेस ऑफ द मिरर है, ये मेरे हाथ में एक मिरर है, मिरर का सरफेस है, तो उस चीज को अपर्चर ऑफ मिरर कहा जाता है, मिरर का अपर्चर। तो उस अपर्चर का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को मैं पोल कह रहा हूं। देखो ये सब चीज फिर से आगे देखेंगे, बस अभी थोड़ा सा कुछ बात समझाने के लिए मैं इन सब बेसिक चीजों को समझा रहा हूं। एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास कर रहा हो उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे।
अब मैं बात कर रहा था एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसका क्या होने वाला है। अच्छा, तो जैसा ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है फिर, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक यहां पे वाइंड अप करते हैं। और ये जो बातें मैं बता रहा था, यही सब चीज मैं फिर से कल स्टार्ट करूंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है नवनीत कि तुमको अपना एनसीईआरटी बुक रीड करना है, रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन पढ़ो, एंड हाँ अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन लीव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, और तुमसे जल्द ही मैं फेस टू फेस इंटरेक्ट करके पढ़ाने की भी, मतलब इंटरेक्शन के साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो इस चीज को भी देखता हूं। चलो ओके।